JUI का महंगाई मकाऊ लॉन्ग मार्च है। कराची से काफिले इस्लामाबाद रवाना हो गए हैं। मुख्तलिफ अजला से काफिले सोहराबगढ़ जमा हुए। JUI रहनुमा मौलाना राशिद सोमरो मार्च की क़यादत कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं महंगाई मकाऊ लॉन्ग मार्च के हवाले से JUI का हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च का आगाज हो गया है। कराची से काफिला इस्लामाबाद रवाना हो गया है। मुख्तलिफ अजला से काफिले सोहराबगढ़ जमा हुए और शुरका के लिए सोहराबगढ़ पर इस्तकबालिया कैंप भी लगाया गया है। JUI का महंगाई मकाऊ लॉन्ग मार्च है। कराची से काफिले इस्लामाबाद रवाना हो गए हैं। मुख्तलिफ अजला से काफिले सोहराबगढ़ जमा हुए हैं। मजीद तफला जानेंगे। आज़ाद नोडियो हमारे साथ मौजूद हैं। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा, काफिले में कारकुनान की कितनी तादाद है? जी बिल्कुल, जमीयतुल उलमा इस्लाम फ़े की जानब से आज जो है लॉन्ग मार्च का आगाज़ कराची सोहराबगढ़ से किया गया है। इस वक्त जो है लॉन्ग मार्च सोहराबगढ़ से राशिद महमूद सोमरो की क़यादत में यहाँ से रवाना हो चुका है। इसका शेड्यूल सुबह 10 बजे यहाँ से रवाना होना था, लेकिन कारकुनान की आमद देर से हुई, जिसके बायस 2 घंटे की ताख़ीर से ये मार्च कुछ देर कबल जो है यहाँ से बाज़ाब्ता तौर पर रवाना हो चुका है। ये मार्च आज जो है 2 बजे हैदराबाद पहुँचेगा। हैदराबाद के बाद मटियारी इस पंजाब की तरफ जो है रवाना हो जाएगा। इस हवाले से इस मार्च में जो रहनुमाओं ने खिताब किया, जिसमें राशिद महमूद सोमरो ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया है कि हम इमरान खान की सरकार गिरा कर वापस कराची आएंगे। इस मार्च में बड़ी तादाद में यानी हज़ारों की तादाद में कारकुनान शरीक हुए हैं कराची से और दीगर शहरों से भी इस कारवां में कारकुनान शामिल होंगे, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर इस्लामाबाद डी चौक पर ये डेरा डालेंगे। इस वक्त यहाँ पर जैसे कारकुनान यहाँ पर पहुँचे तो इस्तकबालिया कैंप पर पार्टी के रहनुमाओं का भरपूर उनका इस्तकबाल किया गया। इस्तकबाल करने के बाद में इस मार्च को यहाँ से बाज़ाब्ता तौर पर रवाना कर दिया गया है। ये मार्च जो है इस्लामाबाद पहुँचने के बाद में वहाँ पर धरना देगा और धरने में राशिद महमूद सोमरो ने ऐलान किया कि PDM की पूरी क़यादत जो है इस मार्च में डी चौक पर शरीक होगी। शिरकत करने के बाद में क़यादत जो फैसला करेगी उसके बाद आगे का लाएमल बनाया जाएगा। लेकिन उन्होंने यहाँ पर ये ऐलान किया कि इमरान खान की सरकार गिरा कर वापस कराची आएंगे। जी आज़ाद नोडियो, बताइएगा सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं सोहराबगढ़ पर? जी बिल्कुल, सिक्योरिटी के हवाले से जो जमीयतुल उलमा इस्लाम की जो ज़ाती सिक्योरिटी है वो भी उनके जो है रहनुमा भी कारकुनान भी शामिल थे। इसके साथ साथ यहाँ की जो मुकामी पुलिस है उसके एहलकार बड़ी तादाद में यहाँ पर तैनात है और इस काफ़िले के साथ भी मार्च के साथ भी जो है पुलिस के जवान अपने ड्यूटी पर तैनात हैं। इसके साथ साथ दीगर अजला की जो सिक्योरिटी है, जिसमें हैदराबाद डिवीज़न, शहीद हैदराबाद डिवीज़न और सखर डिवीज़न, वहाँ तक भी तमाम जो जोनल DIGs हैं उनको अहकाम जारी किया गया कि मौलाना के मार्च को मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी फराहम की जाए। वहाँ पर भी सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। यहाँ से हैदराबाद तक जो है कराची पुलिस की ज़िम्मेदारी होगी। कराची पुलिस के बाद में जो है हैदराबाद, शहीद हैदराबाद और सखर डिवीज़न की पुलिस के जवान इस काफ़िले के साथ जो है सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। जिसके बाद पंजाब हुकूमत की ज़िम्मेदारी होगी कि इनको किस तरह सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, लेकिन इनकी ज़ाती सिक्योरिटी भी इसका जो है काफ़िले में शामिल है। जी आज़ाद, बताइएगा कहाँ से कारकुनान इस रैली में शामिल हो रहे हैं? जी बिल्कुल, कारकुनान जो है कराची डिवीज़न के 7 अजला से यहाँ सोहराबगढ़ के मुकाम पर पहुँचे और सोहराबगढ़ के मुकाम पर पहुँचने के बाद में उनका भरपूर इस कैंप पर इस्तकबाल किया गया। इस्तकबाल करने के बाद में पूरा कराची के जो शहर भर के जो कारकुनान यहाँ पर इकट्ठे हुए थे वो साथ साथ इस मौलाना राशिद महमूद सोमरो के साथ रवाना हुए हैं। ये न सिर्फ कारकुनान यहाँ के थे और हब से और कई ऐसे जो करीब के नवाई अजला हैं, जिसमें जामशोरों से यहाँ ठट्टा से वो भी कारकुनान यहाँ पर पहुँचे, वो भी इनके साथ यहाँ से रवाना हो चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद नोडियो, हमें अपडेट कर रहे थे। मुशीर ज़राअत सिंध मंजूर वसाद ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इस्तीफे की पेशगोई। कहते हैं कि इमरान खान के अपने ही लोग इसे धोखा दे रहे हैं। करीबी साथी आइंदा 2 दिन में इमरान खान के पास कम आना शुरू होंगे, इसका फ़ोन भी नहीं उठाएंगे। मंजूर वसाद ने अपने बयान में दावा किया कि इमरान खान गुस्से में आकर इस्लामाबाद जलसे में कंटेनर पर इस्तीफ़ा देने का ऐलान कर सकते हैं। मुल्क की सियासत के लिए 2-3 दिन बहुत ही अहम और मुश्किल हैं। मंजूर वसाद ने कहा कि इमरान खान का दौर ख़त्म हो चुका। कौमी असम्बली में इमरान खान की अक्सरियत नहीं रही। अब हर जगह से अपोजिशन के हक में फैसले आ रहे हैं। इमरान खान के साथ धोखा हो रहा है, अपने ही लोग इससे धोखा कर रहे हैं, मगर इसके बावजूद ऐसा नाकाम वज़ीर-ए-आज़म कभी नहीं देखा। मंजूर वसाद ने कहा कि जाते जाते इमरान खान
सिंध में गवर्नर राज लगाने की कोशिश करेंगे मगर इस पर अमल दरामद नहीं होगा। मुशीर ज़राअत ने कहा कि किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि सिंध में गवर्नर राज लगाए। इमरान खान के दौर में सूबों में एहसास महरूमी बढ़ी। सरबराह पाक सरजमीन पार्टी ने MQM को बाजारी पार्टी करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि MQM महाजरों की इज्जत की रसवाई का बाइस बन रही है। करप्शन बचाने के लिए महाजरों का नाम इस्तेमाल करके नई हुकूमत में जाने की तैयारी कर रहे हैं। MQM का वक्त खत्म हो चुका। दावा किया कि तरीन अलीम खान ग्रुप और चौधरी बरादरान वज़ीर आला की वजह से नाराज हैं। कोई भी सियासतदान अगली नस्लों का नहीं सोच रहा। वज़ीर आज़म समझते हैं कि वो अकेले सही हैं, बाकी सब गलत हैं। ये बाजारी पार्टी है, इनको जो कीमत लगाएगा ये उसके साथ जाएंगे। और इमरान खान साहब को अकल आनी चाहिए, समझ आनी चाहिए कि इन्होंने इन जैसे लोगों के चक्करों में इन्होंने कोई पॉलिटिकल अपनी एंगेजमेंट नहीं की 3-3.5 साल। वही वो बाकी वजीर इसी हुकूमत को गिराने के लिए जाकर जरदारी और शहबाज शरीफ के साथ बैठा हुआ है, जो कह रहा है कि ये हुकूमत की पॉलिसीज की वजह से IT का इनकलाब बर्पा हो गया कराची में, पाकिस्तान में, और लाखों नौकरियां मिलने वाली हैं। तो भाई उस हुकूमत को छोड़ क्यों रहा है? वही वफाकी वजीर उसी अपनी हुकूमत को गिराने के लिए जाकर जरदारी और शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठकर इस हुकूमत को गिराने और तोड़ने की पॉलिसी और उसकी प्लानिंग में शामिल हो रहा है। कौन लोग हो यार तुम लोग? तो इनकी नुमाइंदगी से मुहाजिरों की इज्जत में इजाफा हो रहा है या मुहाजिरों की इज्जत रुस्वा हो रही है कि ये हैं ही ऐसे? सोचो, एक लम्हे के लिए सोचो, ये अपने क्यों कर रहे हैं ये ऐसा हुकूमत में जहां 21,000 से ज़ायद सरकारी मुलाजमतों के मुकदमे में MQM वकला की चीफ जस्टिस हाई कोर्ट पर अदम एतमाद की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। जस्टिस करीम खान आगा की सरबराही में नया बेंच तश्कील दे दिया गया। 2 रुकनी बेंच में जस्टिस खादिम हुसैन तैनूब भी शामिल हैं। 2 रुकनी बेंच कुछ देर में केस की समाअत करेगा। डेप्यूटी कन्वेनियर कमर नवीद जमील और कीश्वर जोहरा अदालत में मौजूद हैं। MQM वकील तारक मंसूर ने चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद का इजहार किया था और दरख्वास्त की थी कि केस किसी और अदालत में चलाया जाए। वफाकी हुकूमत का इत्तेहादी रहना है या नहीं, MQM ने अभी फैसला नहीं किया। MQM रुकन कौमी असम्बली कीश्वर जोहरा ने वाज़ेह कर दिया। सिटी 21 से खसूसी गुफ्तगू में कहा कि माजी अच्छा नहीं रहा, पहले दूसरे के बाद तीसरे को आजमा रहे हैं। PTI हुकूमत के सामने अपनी यादाश्त रखते हैं और 2 तरफ नहीं 3 तरफ बात कर रहे हैं। MQM की पॉलिसी सिर्फ ये है कि जितनी भी पार्टियां हैं आवाम के बारे में क्या सोच रहे हैं, और हम बिलो पॉवर्टी लाइन और मिडिल क्लास की जमात हैं हम तो उन चीज़ों को देख रहे हैं कि माजी अच्छा नहीं रहा। पहले जो उनको भी आजमाया, दूसरे को भी आजमाया, अब तीसरे को आजमा रहे हैं। लेकिन ये कि इनके सामने हमने अपनी अर्जाश रख दी हैं कि ये कहाँ तक जा सकते हैं, भी नहीं कह सकते आप। अभी कोई फैसला नहीं हुआ आप कह रही हैं? लांडी में महाजिर कौमी मूवमेंट की जानिब से जलसा-ए-आम का इनेकाद किया गया, जिसमें कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। महाजिर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सरबराह आफाक अहमद ने कहा कि कराची के अवाम को फैसला करना होगा कि बार बार आजमाए हुए लोगों को दोबारा ना आजमाया जाए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। यौम पाकिस्तान के मौके पर महाजिर कौमी मूवमेंट की जानिब से जलसे आम का इनेकाद। पंडाल लांडी में सजाया गया, कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत। जलसे आम का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ, फिर नात रसूल मकबूल पेश की गई। चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट ने अपने खिताब में कहा कि कराची की आवाम ने हमें मैंडेट देकर असम्बली में भेजा तो काम करके दिखाएंगे। इस कौम के लिए ऑप्शन अगर कोई है तो वह आप खुद हैं। अपने अंदर से उम्मीदवार निकालें, अपने अंदर से उम्मीदवार निकालकर अपनी कौम के सामने पेश करें, और महाजिर नाम पर आइंदा इलेक्शन होना चाहिए। आज के बाद लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन हो, आज के बाद सूबाई असेंबली का इलेक्शन हो, आज के बाद कौमी असेंबली का इलेक्शन हो। महाजिर कौमी मूवमेंट हर इलेक्शन में हिस्सा लेगी।
لانڈی کے گراؤنڈ پر ہونے والے جلسے میں خواتین بھی بڑی تعداد میں شریک ہوئیں۔ آفاق احمد کی آمد پر شاندار آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا گیا۔ کیمرہ مین عبدالواحد خان کے ہمراہ شازب حسین، سٹی 21۔ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے نئی درخواستوں کی سماعت کے دوران سندھ ہائی کورٹ نے آئی جی، متعلقہ ڈی آئی جیز، محکمہ داخلہ اور دیگر کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ عدالت نے فریقین سے 1 ماہ میں رپورٹ طلب کر لی ہے۔ مزید تفصیل جانیں گے ہمارے نمائندے بلال احمد سے۔ بلال، آگاہ کیجیے گا۔ جی، لاپتہ افراد کی بازیابی کا معاملہ ہے سندھ ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ، جس کی سربراہی سندھ ہائی کورٹ کے جج جسٹس اقبال محمد کلوڑو کر رہے ہیں، درخواستوں کی سماعت کی ہے۔ دوران سماعت درخواست گزاران کی جانب سے سندھ ہائی کورٹ کو یہ بتایا گیا کہ لاپتہ ہونے والے افراد کی بازیابی میں اب تک کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے۔ پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والوں سے درخواست گزاران نے رجوع کیا اور متعدد بار رجوع کرنے کے باوجود نہ تو لاپتہ افراد کو بازیاب کرایا جا رہا ہے اور نہ ہی اب تک کوئی پیش رفت سامنے آئی ہے، جس پر سندھ ہائی کورٹ کے اس 2 رکنی بینچ نے چیف سیکرٹری، آئی جی سندھ، سیکرٹری داخلہ، آئی جی سندھ کے علاوہ دیگر جو فریقین ہیں انہیں نوٹسز جاری کر دیے ہیں اور انہیں یہ حکم دیا ہے کہ آئندہ سماعت تک تمام تر وسائل کو بروئے کار لایا جائے اور جو لاپتہ افراد ہیں ان کی بازیابی کو یقینی بنا کر سندھ ہائی کورٹ میں آئندہ سماعت پر پیش رفت ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ پوائنٹ آف سیل سے منسلک ہونے والے کراچی سب سے آگے ہے۔ ایف پی سی سی آئی کے نائب صدر ایم اے جبار نے کہا ہے کہ پی او ایس نے منسلک ہونے والے ریٹیلرز کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایف بی آر افسران ہر ماہ دورہ کریں اور مسائل بھی حل کرائیں۔ مزید جانیں گے ہمارے نمائندے اشرف خان سے۔ اشرف، آگاہ کیجیے گا۔ جی، ایف بی آر سے پوائنٹ آف سیل سے منسلک ہونے کا معاملہ اور کراچی سر فہرست ہے اور کراچی والے سب سے آگے رہے ہیں پوائنٹ آف سیل سے منسلک ہونے پہ، اور یہاں فیڈریشن ہاؤس کے وائس پریزیڈنٹ ایم اے جبار جو ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ منسلک تو ہو گئے، مسائل کیا آ رہے ہیں؟ ہم اس کو قابل ستائش ضرور کہتے ہیں۔ پاکستان میں ٹیکسز کو بڑھانے کے لیے ریٹیل کے نظام پہ بھی ٹیکسز آنے چاہیے، مگر چونکہ اس وقت جو انٹیگریشن سسٹم بورڈ، اس میں اس وقت سب سے بڑی ان کی پریشانی یہ ہے کہ آئی ٹی سسٹم جو ہے وہ کہیں پہ مس میجک کی وجہ سے ان کو فائلنگ میں دشواری ہے، ان کو اپنے حساب کتاب کو ٹھیک کرنے میں، ایڈجسٹمنٹ کرنے میں دشواری ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ بہتر تو یہی ہوگا کہ ایف بی آر کے چند فیلڈ آفیسر ماہرین کے ساتھ ان پوائنٹ آف سیلز کو وزٹ کریں ریگولرلی، ان کے مسائل جو ہے منتھلی ریٹرن سے پہلے یا ریٹرن کے دوران جو ہے ان سے پوچھیں۔ ان مسائلوں کو اگر بتدریج حل کیا جائے، میرا خیال ہے کہ یہ سسٹم جو ہے وہ چل پڑے گا۔ مگر ایک تخمینہ یہ ہے کہ پاکستان میں ریٹیل سیل جو ہے، یہ 2 بڑی میرا خیال ہے کہ مستند قسم کی رپورٹس ہیں کہ 150 بلین $US ایکویلنٹ ریٹیل سیل ہے پاکستان میں۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ کہیں کہ جی ڈی پی اگر پاکستان کی 300 بلین ہے تو آخر اس کی کنزمپشن جو ہے وہ کہاں ہونی ہے؟ وہ کنزمپشن کسی ریٹیل کی جگہ پہ ہونی ہے۔ جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں ان کے اوپر یہ فورس کرنا کہ وہ بھی اس ٹیئر 1 کا حصہ بنے، جو ممکن نہیں ہے۔ جی، جیسے کہ آپ نے سنا کہ پوائنٹ آف سیل سے انٹیگریٹ ہونے میں کراچی سب سے آگے، لیکن اس میں مسائل آ رہے ہیں۔ جب ریٹرن بھرا جا رہا ہے تو یہاں پہ جو وائس پریزیڈنٹ ہے فیڈریشن ہاؤس کے، انہوں نے یہ تجویز دی ہے کہ ایف بی آر جو اپنے جو ماہرین ہیں، تکنیکی ماہرین کو وہاں بھیجے، جو پوائنٹ آف سیل میں مسائل آ رہے ہیں ان کو حل کیا جائے۔ بہت شکریہ اشرف خان ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ پاکستان میں بلند و بالا عمارتوں کی تعمیرات کے مطابق این ای ڈی یونیورسٹی میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں ماہرین نے تعمیرات سے متعلق آگاہی فراہم کی ہے۔ مزید تفصیل جانیں گے ہمارے نمائندہ عادیہ ناز سے۔ عادیہ، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، این ای ڈی یونیورسٹی میں پاکستان میں بلند عمارتوں کی تعمیرات کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور یہاں پر مقررین کی جانب سے نئی جو ہے وہ 10 ٹیکنالوجیز کو متعارف کروایا گیا ہے، جس سے ٹیکنالوجی کے شعبے میں خاص طور پر جو ہے وہ تبدیلی دیکھنے میں آئے گی۔ سیمینار کے اندر جو ہے وہ ڈسکشن جاری ہے۔ پاکستان کے مایہ ناز بلڈرز یہاں پر موجود ہیں، ہاؤسنگ اسکیمز کے چیئرمینز جو ہے وہ یہاں پر موجود ہیں اور سیمینار سے جو ہے وہ خطاب کر رہے ہیں۔ بریفنگ بھی دی جا رہی ہے کہ دنیا بھر میں جب بلند عمارتوں کی کنسٹرکشن کی جاتی ہے تو کن کن چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے، کیا کیا ٹیکنالوجیز استعمال ہوتی ہیں، لیکن افسوس اس مقام پر ہے ہم کہ پاکستان میں کنسٹرکشن کے شعبے میں وہ ترقی نہیں ہو سکی ہے جو کہ دنیا بھر میں ہونی چاہیے، اور مقررین کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے
कि ख़ास तौर पर बात करें अगर सिंगापुर, चाइना, ये वो ममालिक हैं या वो रियासतें हैं जिन्होंने बहुत तेज़ी के साथ कंस्ट्रक्शन के शोबे में तरक्की की है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान अभी तक इन टेक्नोलॉजीज़ के इस्तेमाल से कोसों दूर है। और जब बुलंद इमारतों की तामीरात होती हैं तो इन टेक्नोलॉजीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। जब कंस्ट्रक्शन हो रही हो तो बहुत सारे शोबाजात हैं ऐसे जिनको जहन में रख कर कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहिए। तो ये सेमिनार अभी तक जारी है, शाम तक ये सिलसिला जारी रहेगा। मज़ीद इस हवाले से भी जो है वो मुकर्ररीन जो है वो खिताब करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। NID के जो कंस्ट्रक्शन के शोबे से वाबस्ता स्टूडेंट्स हैं वो भी अपडेट करने के लिए। गाड़ियों की कीमत में इजाफा हो गया है। इंडस मोटर्स ने तमाम तर मॉडल्स की गाड़ियों की कीमत में 3 से 12 लाख रुपए तक इजाफा कर दिया है। ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन HM शहजाद ने हुकूमत से गाड़ियों की कीमतों को फौरी कंट्रोल करने का मुतालबा भी कर दिया है। मजीद तफला जानेंगे हबीब खान से। हबीब, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए इंडस मोटर्स की जानिब से एक बार फिर गाड़ियों की कीमतों में जो है वो होशरुबा इजाफा देखने में आया है और यारिस से लेके फॉर्च्यूनर तक की जो कीमतें हैं उनमें इजाफा कर दिया गया है। 2,87,000 से लेके 12 लाख तक का जो है वो इजाफा किया गया है। क्या वजूहात हैं, क्यों मुसलसल गाड़ियों की कीमतों में इजाफा हो रहा है, बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर्स एसोसिएशन के जो चेयरमैन हैं HM शहजाद साहब मौजूद है। देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो लोकल असम्बली माफिया है ना, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। आप ये हुकूमत ने, इससे पिछली जितनी भी हुकूमतें उनको भी अगर आप देख लें तो ये आज तक कभी किसी हुकूमत की इन्होंने बात नहीं मानी। आज मैं ये समझता हूँ कि इतना बुरा वक्त है कि पिछली, अगर मैं कहूँ कि 3-4 दहाइयाँ अगर हम गुजार दें, अगर पिछले 25-30 साल अगर हम गुजार दें, इतने बुरे हालात आज तक नहीं आए थे जो आज हैं। यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने तो कह दिया कि जनाब 2,87,000 से लेके और 12.5 लाख रुपए तक, भाई $2,000 से लेके $7,000 में ब्रांड न्यू गाड़ी मिल जाती है बाहर। तो ये हम क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है। फिर मैं मौजूदा हुकूमत को कहूँगा कि मौजूदा हुकूमत ने बिल्कुल इनकी तरफ तवज्जो नहीं दी, जबकि हमारे पास तमाम ऐसी अथॉरिटियाँ मौजूद हैं जो इनको पूछ सकती हैं, लेकिन इन्हें पूछे कौन। देखे ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स डायरेक्टली उनके अंडर में आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन है, फिर इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड है और भी डालते हैं। जी बिल्कुल, HM शहजाद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना है कि हुकूमत से फिलफौर जो है वो गाड़ियों की कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा करेंगे। और उनका यही कहना है कि जिस तरह पेट्रोल के लिए एक मैकेनिज्म तैयार किया गया और उसकी कीमतों को काबू किया गया, इसी तरह से जो कराची में और पाकिस्तान में जो गाड़ियाँ असेंबल की जाती हैं उन असेंबलर्स को जो है वो रोका जाए और उनकी कीमतों में। बहुत शुक्रिया हबीब, हमें अपडेट करने के लिए। शहर कायद में महंगाई के सितम, सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया। मटर, भिंडी, गाजर समेत मुख्तलिफ सब्जियां महंगी हो गई हैं। तलब रसद कम होने समेत सब्जी की पैदावार में कमी के सबब सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मटर 40 रुपये महंगा होकर 160 रुपये फ़ी किलो पर पहुँच गया है। भिंडी 50 रुपये महंगी होकर 250 रुपये पर पहुँच गई है। गाजर 40 रुपये इजाफे से 120 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई है। करेला 200 रुपये पर ही फ़रोख्त हो रहा है। मिर्चें 200 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई हैं। देसी टींडा 250 रुपये से 320 रुपये तक दस्तयाब है। डॉलर की ऊंची उड़ान है। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे महंगा होकर 181 रुपये 80 पैसे की बुलंद सतह पर पहुंच गया है। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक रुपये पर दबाव बरकरार है। कारोबार के दौरान इंटरबैंक में तलब पर डॉलर 7 पैसे महंगा होकर 181 रुपये 80 पैसे की बुलंद सतह पर पहुंच गया है। मुआशी माहिरीन का कहना है कि रुपया तारीख की कम तरीन सतह तक गिर गया है। डॉलर महंगा होने से दरामदी लागत मुसलसल बढ़ी है। माहिरीन का कहना है कि 2 हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपये 30 पैसे महंगा हो चुका है। डॉलर की ऊंची उड़ान से हर कोई परेशान है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर काजी जाहिद कहते हैं कि तेल की इंपोर्ट कम करने और लग्जरी आइटम्स पर पाबंदी आयद करके डॉलर की कदर में कमी लाई जा सकती है। मजीद तफसील जानेंगे, वसीम इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, चाहे इंटर बैंक हो या फिर ओपन मार्केट हो, हम देख रहे हैं कि मुसलसल जो है वो डॉलर की कदर में इजाफा देखने में आ रहा है और डॉलर के मुकाबले में जो रुपया है वो बेकदरी का शिकार है। डॉलर की कदर में जिस तरीके से इजाफा हो रहा है, इसका इम्पैक्ट जो सनतें हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं या फिर सनतकार हैं, उन पर किस तरीके से पड़ रहा है, ये जानते हैं। कराची चैम्बर के इस वक्त नायब सदर हमारे साथ मौजूद हैं, काजी जाहिद साहब। इनसे जानते हैं कि सर क्या कहेंगे आप कि डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा हो रहा है और क्या किस तरीके से इम्पैक्ट आ रहा है आपकी इंडस्ट्रीज़ पे और कितने अब आपको जो अपनी सनतें चलाना मुश्किल हो गया है? देखें, जो डॉलर की कदर में इजाफा तो नहीं हो रहा, असल में तो हमारा वैल्यू, हमारी जो रुपया है वो डिवैल्यू हो रहा है। सिर्फ थोड़ा सा जो इसके डॉलर के बढ़ने से फ़ायदा होगा वो एक्सपोर्टर्स को होगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो हमारे पास असल में मेजर जो हमारा यूटिलाइजेशन है वो आपको पता है ऑयल है, और इस तरह जो बाकी चीज़ें इंपोर्ट पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। लग्जरी आइटम्स को कुछ अरसे के लिए बंद करने की ज़रूरत है, यानी बैन लगाने की ज़रूरत है। तो इसी तरीके से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। थे काजी जाहिद साहब, जिनका कहना है कि बिलखुसूस जो तेल के मामलात हैं, तेल हमारे यहाँ पे जो है वो इंपोर्ट किया जाता है और लग्जरी आइटम्स जो है वो इंपोर्ट किया जाता है। तेल को कंट्रोल करने की ज़रूरत है जिस तरीके से इंपोर्ट होना चाहिए। दीगर जो सनतकार हैं उन्होंने भी यही कहा है कि अगर हम तेल को किफ़ायतशुमारी के साथ इस्तेमाल करें तो यकीनन जो डॉलर की कदर में इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुसलसल इजाफा, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। जबकि डॉलर की कदर को और रुपये को बेकदरी से बचाने के लिए जो है वो लग्जरी आइटम्स पे भी जो है वो बैन लगाना होगा ताकि डॉलर के मुकाबले में रुपया जो है वो मुस्तकम हो। शुक्रिया वसीम इफ्तिखार। यहाँ आपको आगाह करें कि बल्दिया उज़्मा कराची में शहर कायद को खूबसूरत बनाने के लिए कोशिशां हैं। बल्दिया जनूबी के महकमा बागात ने लियारी जोन में फुटपाथ पर मुनफरिद पार्क तामीर किया है। हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद वहाँ पर मौजूद हैं, इनसे तफसीलात जानेंगे। रिजवान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट साउथ के लियारी जोन, मिर्ज़ा आदम खान रोड, बकरा पीडी रोड भी इसे कहा जाता है, लियारी एक्सप्रेसवे से मुत्तसिल एक मुनफरिद पार्क से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूं, जो कि अपने तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। मेरे कैमरामैन आगा रफ़ीक आपको दिखाएंगे। ग्रीन बेल्ट पार्क इसको कहते हैं और ये 1000 फिट पर मबनी ये पार्क है। कराची में जो अराजी हैं ग्रीनरी के लिए, हरियाली के फ़रोग़ के लिए, वो दस्तयाब नहीं हैं। कॉन्क्रीट का जंगल बन चुका है शहर, और ऐसी सूरत में हरियाली के फ़रोग़ के लिए ये एक मुनफरिद इक़दाम सामने आया है। ये जो पार्क है जो कि ग्रीन बेल्ट पार्क है, इस पार्क के हवाले से निजी कॉन्ट्रैक्टर के एक एम्प्लॉई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इस पार्क में क्या क्या सहूलियात फराम की जा रही हैं, क्या क्या नस्ब किया गया है। इस पार्क के अंदर तकरीबन हम लोगों ने 7 प्रॉपर्टी और 6 कनोपियाँ लगाई हैं और 5 फाउंटेन है। अच्छा, दरख्तों की यहाँ पे तादाद कितनी है, पौधों की और उनकी देखभाल के हवाले से और रोशनी के हवाले से क्या इंतजाम? रोशनी के हिसाब से यहाँ पौध लगाए गए हैं, लाइटें लगाई गई हैं, जिसकी वजह से रात में फुल रौनक होता है, दिन में जिस तरह माहौल होता है। पौधे भी बहुत खूबसूरत लगाए गए। बहुत शुक्रिया। लियारी की अगर बात की जाए तो लियारी एक कंजेस्टेड इलाका है जहाँ के लोगों को इस किस्म की सेहतमंदाना तफरीह के लिए ये सहूलत फराहम किया जाना जो है सिंध गवर्नमेंट का एक ऐसा इक़दाम समझा। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी अब्दुल हक कैंपस के अंजुमन असातिज़ा की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। असातिज़ा का मुतालबा है कि सिलेक्शन बोर्ड को मुकम्मल किया जाए, सदर मुमलिकत नोटिस लें और तकर्रुरनामे जारी करें। आपको बता रहे हैं वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी अब्दुल हक कैंपस के अंजुमन असातिज़ा की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। असातिज़ा का मुतालबा है कि सिलेक्शन बोर्ड को मुकम्मल किया जाए, सदर मुमलिकत नोटिस लें और तकर्रुरनामे जारी करें। आपको बता रहे हैं वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी अब्दुल हक कैंपस के असातिज़ा का ये एहतजाज है। असातिज़ा के सिलेक्शन बोर्ड को मुकम्मल किया जाए, असातिज़ा की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मुतालबा तस्लीम ना होने पर गवर्नर हाउस तक मार्च भी करेंगे। आपको बता रहे हैं ये वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के ये मनाज़र है जहाँ असातिज़ा का जो है एहतजाज इस वक्त जारी है। अब्दुल हक कैंपस के असातिज़ा हैं जो कि इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। यौम पाकिस्तान की तातील के बाद स्टॉक एक्सचेंज में आज सरमायाकार मोहतात हैं और 100 इंडेक्स में मंदी देखी जा रही है। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज़ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान देखा जा रहा है। 100 इंडेक्स में 139 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड हुई है। 100 इंडेक्स इस वक्त 43,064 पॉइंट की सतह पर ट्रेड कर रहा है। यौम पाकिस्तान की तातील से कबल इख्तिताम पर मार्केट 43,203 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुई थी।
معروف گلوکار محمد علی شیخی کا کہنا ہے کہ نئے آنے والے گلوکاروں میں جس میں ٹیلنٹ ہے وہ پیچھے چلا گیا ہے اور جس میں صلاحیت نہیں ہے وہ گانے گا رہا ہے۔ انہوں نے یہ بات ہمارے نمائندے واجد رضا اصفہانی سے کی ہے، آئیے سنتے ہیں۔ جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان میں گلوکاری کا بہت بڑا نام محمد علی شیخی صاحب۔ ہم اسے جانیں گے کہ اس وقت جو نئے سنگرز آ رہے ہیں، نئے گانے والے آ رہے ہیں، ان کا کام آپ کو کیسا لگ رہا ہے اور ان کو آپ کیا مشورہ دینے جائیں گے؟ مشورہ تو کیا میں دوں گا، میں آبزرویشن ہے میرا کہ جن لوگوں کو آگے آنا چاہیے اس ٹیلنٹ کے ساتھ وہ نہیں آ رہے ہیں، اور جن کو نہیں آنا چاہیے وہی آ رہے ہیں، اینڈ دے پرسسٹنٹلی دے وانٹ ٹو بی کالڈ سنگرز، جو کہ بہت ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھا ہوگا کہ آج کل جو آتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ اسٹرائیو کرتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں، مگر دے فیل بیکاز دے ڈونٹ ہیو اٹ۔ اور جس کے پاس ٹیلنٹ ہوتا ہے نا وہ کبھی غائب نہیں ہوگا۔ آپ نے لاتعداد گانے گائے ہیں، انگنت گانے گائے ہیں، کوئی ایسا گانا جو آپ کو سب سے زیادہ پسند آتا ہو؟ جب تک جان ہے چاہیں گے تم کو ہم، بس اتنا ہی کہنا ہے اے ہمدم ہو۔ یہ تھے نامور گلوکار محمد علی شیخی جو نئے آنے والے گلوکاروں کو مشورہ دے رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جن گلوکاروں کو آگے آنا چاہیے وہ اتفاق ہے آگے نہیں آ رہے، اور جن کو نہیں آنا چاہیے وہ آگے آ رہے ہیں۔ اور انہوں نے پاکستان میں اپنی فیوریٹ گانے کا بھی بتایا کہ ان کا فیوریٹ گانا کیا ہے۔ بہت شکریہ واجد۔